गुड मॉर्निंग दोस्तों। मूल विधि में जैसा कि आपने देखा कि लगभग 24 क्वेश्चन मूल विधि और संविधान से यूपीएसआई में आने वाले हैं। 16 क्वेश्चन आपके जीएस के अन्य पार्ट अन्य भागों से आएंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और करंट की चीजें हैं। तो जैसा कि ये सेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, मूल विधि एक अलग सब्जेक्ट है, खास करके आज के कंपटीटर के लिए, आज के प्रतियोगी के लिए। तो यूपीएसआई के सेक्शन मूल विधि पर आज हम चर्चा करेंगे, खास करके मानव शरीर पर डालने वाले प्रभाव। हम आज जो बात करेंगे वो मानव शरीर पर डालने वाले अपराध संबंधित या उनके प्रभावों की बात करेंगे। तो खास करके ये जो सेक्शन है आज का, भारतीय दंड संहिता की बात होगी। और भारतीय दंड संहिता में आज हम लोग धारा 299 से 311 सिस्टमैटिक तरीके से कैसे आपको पढ़ना है, यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं, इन्हीं की आज हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको पता है भारतीय दंड संहिता 1860, खास करके अध्याय 16, और इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का अध्याय का नाम है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में। खास करके मैं अगर आपसे बात करूं तो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के संबंध में, अपराध के संबंध में। अध्याय 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के संबंध में। और आज हम लोग इस सेक्शन में यही बात करेंगे, खास करके धारा 299 से धारा 311। सो मोस्ट इंपॉर्टेंस, ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह मूल विधि का हमारा तीसरी क्लास है, मूल विधि की थर्ड क्लास है, और इसमें हम लोग भारतीय दंड संहिता के धारा 299 से 311 तक की बात करेंगे। जैसे इनकी चर्चाएं करने से पहले सबसे पहले मैं भारतीय दंड संहिता को एक बार फिर से आपको प्रेजेंट कर दूं। ध्यान रखना है कि भारतीय दंड संहिता में कुल 23 अध्याय हैं, कुल धाराएं 511 है। याद रखना है, कई बार यहीं से प्रश्न पूछ लिया गया है। आपको मैं यह भी बता दूं कि यह आईपीसी, यह भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 में बनकर तैयार हुई। लेकिन भारतीय संदर्भ में देखा जाए, तो यह प्रवर्तित हुई, मतलब लागू हुई, प्रवर्तित हुई, ये डेट याद रखना है, 1 जनवरी 1862। तो ध्यान रखिएगा, ये बात नोट करिएगा कि भारतीय व्यवस्था में यह कब से प्रवर्तित हुई,
1 जनवरी 1862, खास करके भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड। यह एक मौलिक विधि है। कैसी विधि है भैया? एक मौलिक विधि है। कहा जाता है कि सबसे पहले जब प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ, प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे लॉर्ड मैकाले जी। लॉर्ड मैकाले जी को भारतीय दंड संहिता का जनक भी कहा गया है। भारतीय दंड संहिता को लाइट में लाने वाले, भारतीय दंड संहिता को संकलित करने वाले ये आपके लॉर्ड मैकाले जी हैं। इन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ द इंडियन पैनल कोड, तो आपको लॉर्ड मैकाले ही टिक लगाना है। क्या टिक लगाना है बेटा? लॉर्ड मैकाले टिक लगाना है। फादर ऑफ द इंडियन पैनल कोड लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि आयोग का गठन किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। भारत में यह भारतीय दंड संहिता कब प्रवर्तित हुआ? 1 जनवरी 1862 में प्रवर्तित हुआ। यह कब बना लिया गया था? 6 अक्टूबर 1860 में बना लिया गया था। तो कहने का तात्पर्य है आज हम लोग इसी भारतीय दंड संहिता को पढ़ेंगे यहाँ। और आज का जो सेक्शन है मैंने आपसे बताया, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में पढ़ेंगे कि आखिर हत्या क्या है, हत्या के लिए दंड की क्या व्यवस्था है, हत्या के लिए प्रयत्न की क्या बात करता है, कौन सा सेक्शन आपराधिक मानव वध हत्या से किस प्रकार विभिन्न है, डिफरेंस है, इसमें क्या विभिन्नताएं हैं, इसमें क्या अंतर होगा, क्या आपराधिक मानव वध जो है वो हत्या है। तो ऐसी ढेर सारी चीजों को लेकर के आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये क्लास पूरी लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां से 1-2 नंबर के हर साल चीजें अपडेट हो रही हैं। खास करके उस ऑफेंस की बात हो रही है, खास करके उन अपराधों की बात हो रही है जो ह्यूमन बॉडीज, मानव शरीर से संबंधित अपराध हैं, जैसे आत्महत्या का दुष्प्रेरण। अब ये दुष्प्रेरण क्या शब्द है? भारतीय दंड संहिता की धारा 107, 107। तो ऐसी ढेर सारी बातों और चीजों को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। खास करके आज का जो सेक्शन है वो है 299 से 311 अध्याय 16। तो इतनी बातें करने के बाद अब हम अपनी चीजों को आगे ले चलेंगे। जैसा कि चीजें स्पष्ट है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम आपसे करें तो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के संबंध में धारा 299 से धारा 301, जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया भी है कि भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं हैं, सेक्शन हैं। जहां हम यहां सेक्शन की बात करते हैं वही भारतीय संविधान में आर्टिकल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल, अनुच्छेदों की बात करेंगे। तो चलिए फिलहाल हम आज बात करेंगे आपसे धारा 299 सेक्शन 299। तो हम आपको बताना चाहेंगे यहां ये है आपराधिक मानव वध। अगर मैं आपसे बात करूं अपराध की, क्राइम की, तो अपराध को भारतीय दंड संहिता में धारा 40 में उल्लिखित किया गया है, जबकि अगर मैं सीआरपीसी की बात करूं तो धारा 2 के ड में इसको उल्लेखित किया गया है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड, दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 2 ढ में
और भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 40 में अपराध की बात किया गया है। लेकिन यहां अपराध नहीं, आपराधिक मानव वध की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? आपराधिक मानव वध। तो चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, चीजें उलझ जाएंगी। चीजों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बेटा हम लोग समझते हुए चलेंगे। आइए बात करते हैं आपराधिक मानव वध। अभी आप देखोगे कि आगे हम बात करेंगे 300 हत्या। अगर मैं यही बात करूं आपसे, धारा 300 सेक्शन 300, तो यहां 300 बात करता है हत्या का। किसका? मर्डर। 300 खास करके हत्या की बात की गई है, मर्डर की बात की गई है। तो 299 और 300 को अगर बेटा हम एक साथ पढ़ेंगे तो ये बड़ी जल्दी बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट और इसका है ना क्लियरेंस हो जाएगा। ये बहुत स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपराधिक मानव वध, इसमें भी हत्या तो हो रही है, लेकिन इसमें एक शब्द को जोड़ दिया गया है कि इसमें व्यक्ति का इंटेंशन नहीं होता है, इसमें व्यक्ति का दुराशय नहीं होता है। थोड़ा ऐसे ध्यान दीजिए, रखिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए थोड़ा एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है 299 का? एक खड्डे के ऊपर लकड़ियां डालता है, रास्ता बनाता है, खड्डे को कूड़े से, खड्डे को ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे चीजों को समझा दूं आपको, फिर इसकी बात करता हूं। खड्डे को कूड़े से छुपा देता है, खड्डे को कूड़े से छुपा देता है, ख उसे आम रास्ता समझकर गुजरता है और खड्डे में गिरकर ख की मृत्यु हो जाती है। ध्यान दीजिएगा मैं यहां कहना क्या चाहता हूं। मैंने कहा कि क एक खड्डा खोदता है या किसी खड्डे के ऊपर लकड़ी डाल देता है और कूड़े से उसे ढक देता है। वही ख उस रास्ते से गुजरता है और खड्डे में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि क ने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की हत्या के लिए एक प्लानिंग नहीं किया था, इसमें कोई इंटेंशन भी नहीं था। इसने तो खास करके खड्डे के ऊपर लकड़ियां डाली, कूड़ा डाला, खड्डे को ढक दिया और ख उससे गुजरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां क ने आपराधिक मानव वध कर डाला। क्या कर डाला भैया? आपराधिक मानव वध कर दिया। कुछ समझ में आया? इसको थोड़ा सही से क्लियर कर लीजिएगा कि ऐसे समझिए आप कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के जा रहा है जंगल में अकेले और अचानक किसी झाड़ी के पीछे से आवाज आती है और वह अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस झाड़ी की तरफ उसने फायर कर दिया।
और उस झाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा है और वह गोली उसको लगी और उसकी मृत्यु हो गई, तो यहां पर हत्या तो हुई, लेकिन जिसने भी गोली चलाई है उसका कोई इंटेंशन नहीं था, उसका कोई दुराशा नहीं था। तो इसका मतलब है यहां भले ही हत्या हुई है, तो यह भारतीय दंड संहिता की 300 धारा में नहीं, इसको 299 में आपराधिक मानव वध के अंतर्गत हमें पढ़ना है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया है कि अपराध के तत्व हैं, मानव हो, मन में दुराशय हो, कार्य व लोप हो और क्षति हो जाए, तो ऐसा अपराध या क्राइम की स्थिति के लिए जरूरी है। तो यहां मन में दुराशय का होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इंटेंशन क्या था उस व्यक्ति का, तो आपको याद रखना है आपराधिक मानव वध, अर्थात किसी व्यक्ति को मारने के लिए हमारा कोई दुराशय नहीं था, हमारे हाथ से कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि व्यक्ति मर गया, तो यहां हत्या होने के बाद भी आपको सेक्शन 299 में आपराधिक मानव वध के अंतर्गत माना जाएगा, वो 300 में हत्या के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। बातों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यही बात आपसे करूं 299, अगर यही बेटा आपसे बात करूं, खास करके मैं आपसे बात करूं सेक्शन 300 धारा 300, ध्यान दीजिएगा, ये बात करता है हत्या, किसकी बात करता है, मर्डर की बात करता है। किसी भी व्यक्ति को एक योजनाबद्ध तरीके से दुराशय रखते हुए उसको मृत्यु कारित कर देना हत्या की कोटि में आता है और इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत रखा जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को ललकार करके गोली मारी और गोली लगने से अगला व्यक्ति मर गया, तो यहां हत्या हुआ, यहां क्या हुआ, दिस इज अ मर्डर। ये एक अपराध है, और कैसा अपराध, हत्या का अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 300, भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 300 में उसे हत्या के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, दो बातें क्लियर हो गई, 299 और 300। आइए आगे बात करते हैं। अब हमने आपसे बात किया सेक्शन 301। 301 कहता है हत्या के कोटि में, हत्या की कोटि में न आने वाले, हत्या की कोटि में न आने वाले, हत्या की कोटि में, या आप इसको यहां ऐसे न पढ़ करके ऐसे देखिए कि भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 301, भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 301, जिस व्यक्ति का मृत्यु कारित करना था उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का मृत्यु कारित करना, जिस व्यक्ति का मृत्यु कारित करना था, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हत्या करनी थी और उसके स्थान पे हमने किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर दिया, हत्या का आपराधिक मानव वध कर दिया। तो इसको ऐसे समझिए, इसको एक शब्द में लिखेंगे कैसे, देखिए, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना था, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना था
करना था, उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति की आपराधिक मानववध, उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करके किया गया आपराधिक मानववध। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां फिर एक शब्द यूज किया है, मानववध। इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं ये सेक्शन नहीं समझ में आएगा। सेक्शन 301 कह रहा है जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना था उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करके किया गया आपराधिक मानववध। उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करके किया गया आपराधिक मानववध। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति ने अन्य की हत्या कर दिया धोखे से, तो यहां तो दुराशय नहीं था, तो आपराधिक मानववध तो हो ही गया। लेकिन अब देखिए, यहां 299 में इसको नहीं रखा जाएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो ख की हत्या करने की आशय से ख के घर में घुसता है और वहां उसके रिलेशन में कोई आया हुआ है, और धोखे से क जो है ख को ही वह मान करके उसको मृत्यु कारित करता है, तो यहां पर आपराधिक मानववध होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई दुराशय नहीं था कि ख के रिलेशन में किसी की हत्या किया जाए। क्यों? क्योंकि यह ख से दुश्मनी थी इसकी, है ना, उनके रिलेशन में किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, ऐसा इसका कोई इंटेंशन नहीं था। इसलिए यह आपराधिक मानववध किस श्रेणी में आया? धारा 301 में आया। बात समझिएगा, जैसे क्या है, मैंने कहा कि कोई एक व्यक्ति है राम, श्याम से उसकी बड़ी कांटे की दुश्मनी है। श्याम की हत्या करने की आशय से वह फायरिंग करता है, वो गोली श्याम को न लग करके उसके पीछे खड़े हुए किसी अजनबी को लग गई। यहां हत्या तो हुआ, लेकिन यह आपराधिक मानववध नहीं है, यह 299 नहीं है। किसी व्यक्ति की हत्या का इंटेंशन आपको था, प्लानिंग थी, आपने ललकारा, गोली चलाया, लेकिन यहां पर दिक्कत क्या आ रही है बेटा? यहां दिक्कत ये आ रही है कि हमने उस व्यक्ति की बजाय उस व्यक्ति की हत्या करना चाहा, लेकिन उसकी बजाय किसी अन्य व्यक्ति को गोली लग गई, तो आपराधिक मानववध हुआ। यहां पर कैसा व्यक्ति है? किसी व्यक्ति के स्थान पर, उसको मारने के स्थान पर कोई मिस्टेक से अन्य व्यक्ति मरता है, तो यह आपराधिक मानववध होगा। क्या होगा? आपराधिक मानववध होगा कि आपका इंटेंशन तो किसी को मारना ही था। तो इसको हम 299 में न रख करके 301 में रखेंगे। देखिए, 299 और 301 में मेन अंतर क्या है कि 299 में व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए भी गन चलाता है और धोखे से किसी को लग जाता है, या इसमें 299 में व्यक्ति का दुराशय नहीं है और हत्या हो रही है। 299 301 में क्या है? 301 में व्यक्ति जो है बिल्कुल प्लानिंग से किसी को मार रहा है, बाई मिस्टेक क्राइम हो गया, बाई मिस्टेक दूसरे को लग गया, तो यह 301 है। आपराधिक मानववध हो रहा है जैसे किसी व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य का क्षतिकारित करना, अन्य की की गई हत्या। तो 299 और 301 में क्या अंतर है? 299 में व्यक्ति प्लानिंग के तहत किसी की हत्या करने नहीं जा रहा है, लेकिन 301 में तो वो हत्या करने जा रहा है, बाई मिस्टेक गोली उसको न लग करके किसी और को लग गई, तो ऐसा किया गया आपराधिक मानववध 301 में आएगा। चीजों को ध्यान से सिर्फ सुन लीजिएगा, एग्जाम्पल को इस सेक्शन में बैठाने का प्रयास करिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे 304। अब हम बेटा बात करेंगे सेक्शन 304। अच्छा,
जैसा कि मैंने आपसे बताया कि धारा 301 हुआ, 299 हुआ, 300 हुआ, 301 हुआ। अब बात होगी 302। 302 302 कहता है, 302 कहता है हत्या के लिए दंड। क्या कहता है? हत्या के लिए दंड। आप याद रखिएगा 300 धारा और 302 को एक साथ याद रखना है। जहां ये हत्या की बात करता है वही 302 हत्या के लिए दंड की बात करता है। तो धारा 300 और 302 एक साथ याद करना है। आप ऐसे देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं कि मैंने आपको बताया, ऐसे समझिए कि धारा, मैंने बताया धारा 299, धारा 299, धारा 300, धारा 301 मैंने बताया। अब मैं बात कर रहा हूं धारा 302। ठीक है, तो 299 और 301 एक साथ याद करना है और 300 302 एक साथ याद करना है, चीजें याद हो जाएंगी। 299 आपराधिक मानववध की बात कर रहा है और 301 कह रहा है कि किसी व्यक्ति के स्थान पर दूसरे की हत्या करके किया गया आपराधिक मानववध। 300 जहां हत्या की बात करता है, 302 हत्या के लिए दंड की बात करता है कि मर्डर कोई करेगा तो उसके लिए कैसे दंड का विधान है, कैसे उसको पनिश करना है, या आजीवन कारावास होगा या उसे मृत्युदंड होगा। ऐसी बातें 302 में की गई है। ठीक है, तो आप ऐसे तरीकों से याद करिए, सब क्लियर हो जाएगा। आपको वैसे भी लॉ या फिर एलएलबी एलएलएम के अकॉर्डिंग या फिर आपको वकील नहीं बनना है, यहाँ जज की आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप जुडिशरी की तैयारी नहीं कर रहे हो। आपको यूपीएसआई में सेक्शन पूछे तो हम वहां बना के आए, वहां गोला बन के आए। मूल विधि के सेक्शन आते हैं तो छूटने नहीं चाहिए, बस हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। इनको सही से कॉन्सेप्ट पकड़ने का प्रयास करिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे बेटा 302 के बाद 303 किसकी बात होगी? खास करके आप देख रहे हैं 303 की बात होगी, 303 की बात होगी। आइए, धारा 303, धारा 303 बेटा कहता है आजीवन सिद्ध दोष के द्वारा हत्या के लिए दंड। आजीवन दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हुई है और वो जैसे ही बेल पर छूटता है, जाता है घर, और ऐसी घटनाएं हो जाती है कि उसके हाथ से फिर से हत्या हो जाती है, तो आजीवन सिद्ध दोष के द्वारा अगर हत्या फिर से हो गई, फिर से हत्या कर देता है, ऐसी स्थितियों में उसे मृत्युदंड मिलेगा। ऐसी स्थितियों में उसे हैंगिंग टिल डेथ, उसको मृत्युदंड, फांसी की सजा मिलेगी। तो इस चीज को क्लियर रखिएगा, आजीवन सिद्ध दोष के द्वारा हत्या के लिए दंड। आजीवन सिद्ध दोष के द्वारा हत्या के लिए दंड। मान लीजिए कि दो भाइयों में लड़ाई हुई है, वे दोनों भाई आपस में रंजिश करके रखे हुए हैं और बड़े वाले से छोटे वाले के फैमिली में, परिवार में ही किसी बच्चे की हत्या हो गई और बड़े वाले को आजीवन कारावास हो गया। मान लीजिए वो बेल पर छूट करके गया और उससे वही मुद्दा फिर से उलझ गया, वो उनको देख करके बड़े छोटे भाई फिर लड़ गए। ऐसी स्थितियों में बड़े वाले से फिर एक मर्डर हो गया, तो यहां पर क्या होगा? आजीवन सिद्ध दोष काट रहे व्यक्ति के द्वारा पुनः हत्या और उसमें दंड की बात की जाती है। तो इसके लिए कहा गया है अगर वो फिर से हत्या करता है, ऐसी स्थितियों में उसे मृत्युदंड, फांसी दी जाएगी। यह है 303। अब हम बात करेंगे 304। किसकी बात करेंगे बेटा? 304। आइए, भारतीय
भारतीय दंड संहिता की धारा 304, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 की हम बात करेंगे। धारा 304 की बात करेंगे। 304 में एक शब्द में कहा गया है, हत्या के कोटि में न आने वाले, हत्या के कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड, ध्यान रखिएगा, लिए दंड, हत्या की कोट में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड, ऐसा 304 में कहा गया है। तो खैर 304, धारा 304 धारा 304 ए भी है, और मैं अगर बात करूं आपसे तो धारा 304 ख है, या फिर इसी को आप कह सकते हैं बी, 304 बी। ये दोनों सेक्शन काफी इंपॉर्टेंस हैं, खास करके ये जो जोड़े गए हैं इनको काफी ध्यान से रखना है, ध्यान रखना है। धारा 304 ए में लिखा गया है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित होना, कारित करना, कारित करना। वही धारा 304 बी दहेज मृत्यु की बात करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं, खास करके मूल विधि के सेक्शन यूपीएसआई में। मैं आपको बेटा फिर से बता दूं कि 304, 304 ए, 304 बी, इनको अलग अलग आप देख लीजिए, अलग अलग समझ लीजिए। हमने कहा 304 में कहा गया है हत्या के कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए ये दंड की बात करता है, पनिशमेंट की बात करता है। जैसे कि 300 हत्या है, 299 आपराधिक मानव वध है। तो आपराधिक मानव वध के लिए दंड की बात करता है, जो कि हत्या की कोटि में नहीं आते। इसको थोड़ा उल्टा पढ़िए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हत्या के लिए दंड अभी आपने पढ़ा 302 हत्या के लिए दंड। 304 क्या कह रहा है कि हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। कैसा पनिशमेंट? आपराधिक मानव वध के लिए दंड, जो हत्या की कोटि में नहीं आते। चीजों को उल्टा देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। 304 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने की बात करता है, 304 बी दहेज मृत्यु की बात करता है। खास करके ध्यान रखिएगा, 304 ए उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। मान लीजिए कि किसी की नई नई शादी हुई है, नई नवेली दुल्हन है घर में, और उसके जेठ, सास, ससुर या उसके नंद, उनके लोगों के द्वारा उसे दिन प्रतिदिन उपेक्षित किया जा रहा है, यहां तक कि पति के द्वारा भी उसे दिन रात प्रताड़ित किया जा रहा है, और इस उपेक्षा से वो एक दिन फांसी पर लटक गई। तो क्या हुआ? 304 ए हुआ, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। यही अगर मैं बात करूं कि 304 बी दहेज मृत्यु, सीधा दहेज मृत्यु की बात करता है कि सास कहती है कुछ और लेके आ, कम लाई है। पति अपने भाइयों के साथ मिलकर के अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, अभी हाल में शादी हुई है, कि तेरे बाप ने तो कहा था कैश के साथ गाड़ी भी देगा, 4 व्हीलर, गाड़ी कब आएगी, कैश कम आया है, कुछ और ला। और ऐसी स्थितियों में न केवल उपेक्षित करता है, लेकिन उसकी खुद भी हत्या करता है। ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु भी होती है, तो ये दहेज मृत्यु के अंतर्गत आता है। तो 304 ए उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, 304 बी दहेज मृत्यु की सीधी बात करता है। अब हम बेटा बात करेंगे 305, किसकी बात करेंगे? 305
304 के बाद हम बात करेंगे धारा 305। ये शिशु या चाहे बच्चा, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के हत्या का दुष्प्रेरण, शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति की हत्या का दुष्प्रेरण, हत्या या फिर हत्या न करके आत्महत्या करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। इनकी हत्या कर दिया तो वो तो खुद ही अपराधी हो गया। शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति के आत्महत्या का दुष्प्रेरण, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, आत्महत्या शब्द जोड़ा गया, सुसाइड शब्द जोड़ा गया। जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में 107 में दुष्प्रेरण की बात की गई है। दुष्प्रेरण, एग्रेसिव करना, किसी को उकसाना, किसी कार्य को करने के लिए, है ना, एक्टिव कर देना। मान लीजिए कि 3 मित्र साथ में बैठे हैं, 10 मंजिला बिल्डिंग है। एक कहता है कि भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग तो हम, है ना, जब 15-20 साल के थे तो छलांग लगा देते थे। दूसरे वाले ने भी देखा कि तीसरा वाला कन्विंस हो रहा है, तीसरे वाले ने कहा हाँ भाई कौन बहुत बड़ी बात है, जंप किया जा सकता है, और तीसरे वाले ने जंप लगा दिया। दुष्प्रेरण, एग्रेसिव करने से किसी व्यक्ति ने ऐसी घटना कर दी कि उससे क्षति होती है, तो ये दुष्प्रेरण के अंतर्गत आएगा। किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करना गलत काम करने के लिए, दिस इज अ क्राइम। देखिए, कोई बच्चा है जो अपना अच्छा या बुरा नहीं जानता, उन्मत्त, मेंटल व्यक्ति, पागल विक्षिप्त व्यक्ति है। कोई बच्चा है या कोई विक्षिप्त व्यक्ति है, कोई व्यक्ति विशेष है, और उसे आपने क्या किया, एग्रेसिव कर दिया, उकसाया, किसके लिए, सुसाइड करने के लिए। तो ये सेक्शन जो है 305 के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति, बच्चे को आपने एग्रेसिव कर दिया कि कोई बात नहीं बेटा, फेल हो गए, ओहो अब तुम जीके में क्या करोगे, यू फिनिश, योर फ्यूचर फिनिश, अब आपके जीने से कोई मतलब नहीं है। बच्चा रस्सा उठाया, पंखे में लपेटा और लटक गया। आपने उसको उकसाया, उसको दुष्प्रेरित किया। ये हत्या की कोट, ये हत्या हो रही है। पागल व्यक्ति, आपने उकसाया, उसको पकड़ ले बेटा तार, आनंद आ जाएगा, मतलब झूला है, ये रस्सी है, झूल जा, और वो हाई इंटेंशन का तार गया हुआ है, तार को पकड़ करके लटक गया, उसकी हत्या हो गई। यहां पर 305 सेक्शन गठित होगा। धारा 305, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के आत्महत्या का दुष्प्रेरण, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम बेटा बात करेंगे 306, धारा 306। धारा 306, धारा, अगर मैं बात करूं आपसे धारा 306 की, तो यहां कहा गया है आत्महत्या का दुष्प्रेरण, आत्महत्या का दुष्प्रेरण। कहने का तात्पर्य कि अभी आपने 305 में देखा कि शिशु या पागल व्यक्ति के आत्महत्या कराने का दुष्प्रेरण, यहां सीधे बात कर रहा है आत्महत्या का दुष्प्रेरण। मतलब वो कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, अगर उसे आपने उकसाया है, दुष्प्रेरित किया है, एक्टिव किया है ना, आत्महत्या करने के लिए, वो धारा बेटा 306 में आएगा, वो धारा 306 में आएगा।
जैसे मैंने आपसे बताया कि दो मित्र पुल पर टहल रहे हैं और नदी अपने उफान पर है। एक मित्र ने कहा कि तुम्हारा भविष्य खराब हो चुका है, तुम्हारे जीने न जीने से कोई मतलब नहीं है। दूसरा वाला इतना एक्टिव हो गया, छलांग लगा दिया पुल से, नदी में गिर करके मर गया। तो यहां पर कौन सा अपराध घटित हुआ बेटा? 306, आत्महत्या का दुष्प्रेरित। वो शिशु होगा, पागल होगा, ऐसा व्यक्ति अगर दुष्प्रेरित करके आपने उसकी आत्महत्या करने के लिए उकसाया तो 305 होगा। लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति को भी अगर आपने दुष्प्रेरित किया है आत्महत्या करने के लिए तो यहां पर 306। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं यही बात करूं धारा 307, धारा 307 ये कहता है हत्या का प्रयत्न, हत्या का प्रयत्न। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? कि व्यक्ति की अगर हत्या हो गई, अगर 300 हो गया, 300 का अपराध घटित हुआ तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति का मर्डर हुआ। ऐसी स्थितियों में जब ट्रायल शुरू होता है तो जो व्यक्ति मर गया है वो तो नहीं बताने आएगा ना कि हम मर गए, हमको कैसे मारा गया। तो उसको वकील एक प्रकार से ऐसे अपराध होने पर, हत्या हो जाने पर, जिस व्यक्ति ने हत्या किया है उसको गवाहों के माध्यम से चीजें बरगला करके, इधर उधर कुछ करके, फौजदारी केसों में लॉयर उस क्लाइंट को बचा भी लेता है। हत्या हुई है, जिस व्यक्ति ने हत्या किया है, जिस व्यक्ति ने मर्डर किया है, हत्या किए जाने के बाद पुलिस उसको पकड़ेगी, कोर्ट में हाजिर करेगी, तो हत्या कर देने की स्थिति में शायद वकील बचा लेगा कि हमारे इस क्लाइंट ने हत्या नहीं किया, भाई कौन देखा है बुलाओ। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? हत्या का प्रयत्न, ये एक जघन्य अपराध है, संज्ञेय अपराध है। इस पे एनसीआर नहीं, एफआईआर लिखी जाएगी, विवेचना होगा। हत्या के लिए प्रयत्न का, जिसको चोट पहुंचाई गई है, मान लीजिए किसी को आपने तलवार से मारा और उसका गर्दन की बजाय कान कट के निकल गया और वो भाग गया, मेडिकल कराएगा, कोर्ट के सामने प्रस्तुत होगा और बताएगा साहब ये तो गर्दन जा रही थी, कान पे लगाया धोखे से, ये तो हमें बिल्कुल मारने वाले थे। आपने हत्या का प्रयत्न किया है, ऐसी स्थितियों में आपका बचाव नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, 307 जो है हत्या का प्रयत्न की बात करता है कि किसी व्यक्ति को आपने गोली मारी और धोखे से उसको हाथ पे लगी और हाथ निकल गया, तो आपने बिल्कुल उसके हत्या की योजना की थी, पूरी प्लानिंग थी, लेकिन उसका हाथ निकल गया, वो मरा नहीं है। अगर यही मर जाता तो 300, मरा नहीं है, 307 ध्यान रखिएगा, 307 हत्या का प्रयत्न। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे बेटा 308। इसकी बात करेंगे 308 की। अच्छा, आप देख सकते हैं 308 की अगर मैं बात करूं तो धारा 308 आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न। आपराधिक मानव वध करने के लिए, आपराधिक मानव वध करने के लिए जो प्रयत्न किया गया, या आपराधिक मानव वध के लिए दंड आप कह सकते हैं। 308 एक शब्द में याद रखना है कि आपराधिक मानव वध के लिए प्रयत्न, मैं लिख दे रहा हूं, आपराधिक मानव वध का प्रयत्न। खास करके आपने 299 में क्या देखा था? धारा 299 में बेटा आपने देखा था
आपराधिक मानववध 308 कहता है आपराधिक मानववध का प्रयत्न। जैसे 300 में बेटा आपने देखा था हत्या और 360 में देखा है हत्या का प्रयत्न। याद आ रहा है? हत्या का प्रयत्न। तो इन दोनों को साथ में ही याद करना है। 300 में जहां हत्या था 307 हत्या का प्रयत्न था, लेकिन 299 में आपराधिक मानववध है और धारा 308 में आपराधिक मानववध का प्रयत्न। उसी तरह जैसे कि 307 हत्या का प्रयत्न। समझ में आ रहा है? 299 में आपराधिक मानववध हो रहा है और यहां आपराधिक मानववध का प्रयत्न होना। ठीक है, इनको मिलाकर के पढ़िएगा, ये क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 309। 309 धारा 309 आत्महत्या का प्रयत्न। आत्महत्या का प्रयत्न। आत्महत्या का बेटा प्रयत्न। आपको भारतीय दंड संहिता का 309 आत्महत्या के प्रयत्न की बात करता है। दिस इज अ क्राइम। आपने सुसाइड करने का कोशिश किया, यह एक अपराध है। आप जब भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 21 जीवन व शरीर संरक्षण की अधिकार देता है। जीवन व शरीर रक्षण का अधिकार देता है। एक ऐसा अधिकार जो भारत की व्यवस्था में आपात लागू होने पर भी सक्रिय रहता है। मौलिक अधिकार का वह अनुच्छेद 21 है जो कि इमरजेंसी में भी एक्टिव रहता है। आप अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उन्हीं चीजों को और भी स्पष्ट किया जाए तो कहा गया है कि आत्महत्या का प्रयत्न। आत्महत्या का प्रयत्न। आप अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। सुसाइड करने का अगर आप प्रयत्न करते हैं, दिस इज अ क्राइम। क्यों? क्योंकि ये आपका शरीर आपके अपनों से पहले भारत सरकार की संपत्ति है। भारत सरकार आपको सुविधा मुहैया कराती है। भारत सरकार आपको वो माहौल देती है जिसमें आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास होता है। तो आपके शरीर पर आपके लोगों से पहले भारत सरकार का अधिकार है। तो आप अगर किसी भी प्रकार का सुसाइड करते हैं या उसका प्रयत्न करते हैं, दिस इज अ क्राइम। धारा 309। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं धारा 310, दिस इज अ ठगी। क्या है? ठगी। ये 378 या 399 नहीं है, चोरी या डकैती नहीं है, ये है ठगी। 310 मैं आपको 378 चोरी भी बताऊंगा, 399 डकैती भी बताऊंगा। ये है बेटा खास करके 310 ठगी। और यही मैं बात करूं अगर 311, तो ये है धारा 311। ये बात करता है ठगी के लिए दंड। ठगी के लिए दंड की बात करता है। ठगी के लिए दंड की बात करता है। धारा 310 ठगी, 311 धारा ठगी के लिए दंड। तो ध्यान रखिएगा, ठगी में मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति आपस में बात करता हुआ, एक दूसरे का सपोर्ट करता हुआ चलता है और कुछ पल के बाद उसको यह लगता है कि मैं ठग सा गया। ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी मोहल्ले में कोई व्यक्ति आता है और प्रत्येक महिलाओं से बुला के कहता है आइए आपके मैं आभूषण साफ कर दूं, और महिलाएं खुशी खुशी उससे आभूषण साफ करवाती हैं, उसको धन भी देती हैं, पैसे भी देती हैं, और बाद में शाम को देखती हैं कि उनका आभूषण जो है उसमें गोल्ड गायब है, सिर्फ अन्य ऐसी ही पूरे सोने की चैन, गोल्ड की ज्वेलरी, बस लोहा और आयरन उसमें बचा हुआ है, सिर्फ लोहा बचा हुआ है और सब धातु उससे गायब हो गई है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो आभूषण वाश करने आया था वो आभूषण को एक केमिकल में डाला और बाहर निकाला और साफ करने की बात करके आपके हाथ में दे दिया, उसका वो पैसा भी लिया, वो व्यक्ति चला गया। लेकिन रात्रि के समय जब आपने आभूषण देखा तो वो आभूषण में गोल्ड गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि जिस समय उसने उस केमिकल में चीजों को डाला था, आभूषण को डाला था, वो गोल्ड उसमें ही निकल गया। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? ये ठगी किया।
ये चोरी और डकैती नहीं है, ये ठगी है। बात बात में ठग लिया। ठगने के लिए भैया कागज पे लोग ताजमहल बेच डालते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से। तो ठगी जो है वो चोरी नहीं है, 378 नहीं है। चोरी जो है वो 399, डकैती नहीं है। तो चीजों की अपनी अलग अलग डिफिनीशन है। तो जैसा कि आपने चीजों को क्रमवार तरीके से देखा बेटा, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, ये सेक्शन थे मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के संबंध में। इसकी सही से प्रैक्टिस करिए, यहां से काफी चीजें एग्जाम में साल दर साल पूछी जाती हैं। तब तक के लिए सभी को गुड डे, सबक है। मैं अगला सेशन लेकर के आपके बीच में जल्दी आता हूं। तब तक के लिए सभी को गुड डे, सबक है, शुभ रात्रि।